नमस्कार। आज हम एक ऐसे डिजिटल स्पेस, एक मंच की बात कर रहे हैं जहां बनाने वाले क्रिएटर्स जो हैं वो थोड़े अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जी। सोचिए एक ऐसी जगह जहां न व्यूज की गिनती हो रही है, न ब्रांड्स के पीछे कोई भाग रहा है, लेकिन फिर भी सुनने में आया है कि कुछ लोग हर महीने लाखों कमा रहे हैं। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये ओनली फैंस द क्रिएटर इकोनॉमी फिनोमिनन नाम के एक लेख के विश्लेषण पर आधारित है। हाँ, और ये प्लेटफॉर्म ओनली फैंस जो यूके बेस्ड है, इसने वाकई कंटेंट बनाने और उससे क्या कहते हैं पैसे कमाने के जो पुराने तरीके हैं ना, उनको एक तरह से चुनौती दी है। चुनौती दी है जी। इसका बिजनेस मॉडल ही अपने आप में काफी अनोखा है। अनोखा कैसे? अच्छा, लेख में एक बात मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी, वो थी कमाई का बंटवारा। हाँ, वो 80-20 वाला। हाँ, कि 80% सीधा क्रिएटर को और सिर्फ 20% प्लेटफॉर्म रख रहा है। कोई विज्ञापन नहीं, कोई नहीं, कोई एल्गोरिदम का वो सिरदर्द नहीं कि पोस्ट कहाँ दिखेगी, किसको नहीं दिखेगी। ये तो बड़ा आकर्षक लगता है क्रिएटर्स के लिए। बिल्कुल। और देखिए, यही इसका सबसे बड़ा यूएसपी है, सबसे बड़ा आकर्षण। और इसी वजह से, जैसा कि वो लेख बताता है, ये करीब 16,000 करोड़ का व्यवसाय बन पाया। 16,000 करोड़? जी। पारंपरिक सोशल मीडिया में क्या होता है, वो विज्ञापनों पर चलते हैं। हाँ। उनका एल्गोरिदम तय करता है कि क्या चलेगा क्या नहीं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्रिएटर का अपनी कमाई पर सीधा कंट्रोल है। अच्छा। प्रशंसक जो फैंस हैं, वो सीधे कंटेंट के लिए पैसे देते हैं। तो रिश्ता बहुत सीधा है, पारदर्शी है। यानी क्रिएटर को ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि अरे प्लेटफॉर्म मेरी पोस्ट को दबा तो नहीं देगा या किसी और के कंटेंट को ज्यादा दिखाएगा। सही कहा। बस उन्हें अपने फैंस के लिए अच्छा कंटेंट बनाना है। बिल्कुल। वो निर्भरता, वो एक तरह की अनिश्चितता खत्म हो जाती है। इससे क्रिएटर्स को वो आज़ादी मिलती है कि वो वैसा कंटेंट बना सकें जो उनके और उनके फैंस के बीच वो सीधा कनेक्शन, वो जुड़ाव बनाए, न कि बस एल्गोरिथम को खुश करने के लिए कुछ भी डालते रहे। हाँ। लेख में भी इस बात पर काफी जोर है कि ये मॉडल क्रिएटर्स को अपनी कम्युनिटी बनाने और उसे सीधे मोनेटाइज करने, उससे सीधे पैसे कमाने का मौका देता है। और एक और बात थी लेख में, लॉकडाउन का जिक्र था कि उस दौरान तो यहाँ जैसे कोई विस्फोट हुआ, कंटेंट का पूरा नजारा ही बदल गया। वो क्या था? क्या खास बदलाव आए थे? हाँ, वो एक बहुत बहुत अहम मोड़ था। स्रोत यही कहता है कि लॉकडाउन में जब सब घर पे थे, कई लोगों की नौकरियां गईं, आय कम हुई। हाँ, मुश्किल दौर था। तो ओनली फैंस पर क्रिएटर्स की संख्या अचानक बहुत तेजी से बढ़ी। पर दिलचस्प बात ये थी कि इसमें सिर्फ वो नहीं थे जो पारंपरिक रूप से एडल्ट कंटेंट बनाते हैं। अच्छा, और कौन थे? फिटनेस ट्रेनर आ गए, म्यूजिशियन, शेफ, कलाकार, यहाँ तक कि लेखक भी। कई अलग अलग फील्ड के लोग अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट या ट्यूटोरियल्स या क्लासेस देने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने लगे। अरे वाह! तो ये हुआ कि प्लेटफॉर्म पे कंटेंट में बहुत विविधता आ गई। ये सिर्फ अडल्ट कंटेंट वाली इमेज से बाहर निकला। बिल्कुल। पहले जो एक धारणा थी वो टूटी। लॉकडाउन ने इसे कई मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स के लिए भी यूं समझिए एक वायबल ऑप्शन, एक संभव विकल्प बना दिया। इसने प्लेटफॉर्म की छवि को भी बदला और दिखाया कि ये जो डायरेक्ट फैन सब्सक्रिप्शन मॉडल है, ये कई तरह के कंटेंट के लिए काम कर सकता है। हाँ, ये बात भी सच है और स्रोत भी कहता है कि अडल्ट कंटेंट अभी भी इसका एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन दायरा बहुत बढ़ गया। तो कुल मिला के अगर हम सार निकालें तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जिसने कंटेंट बनाने और उससे कमाने का एक नया, एक वैकल्पिक रास्ता दिखाया है। जी। सीधा क्रिएटर और उनके फैंस के बीच, बिना किसी बिचौलिए के, बिना एल्गोरिदम की मर्जी के। ये वाकई सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से। और ये हमें उस सवाल पर लाता है जो उस लेख के आखिर में भी उठाया गया है। क्या सवाल? कि ये जो मॉडल है सीधा भुगतान, सब्सक्रिप्शन पर आधारित, जहां 80% कमाई क्रिएटर की जेब में जाती है, क्या ये भविष्य है कंटेंट मोनेटाइजेशन का? बड़ा सवाल है। और उससे भी जुड़ा एक और अहम सवाल, खास तौर पर हमारे लिए, क्या भारत जैसे इतने बड़े और विविध बाजार में, जहां डिजिटल पेमेंट अब आम है, क्या यहां इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए वाकई कोई बड़ी जगह बन सकती है? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।